Okay, so let us see the executives. In executives, there is a governor, chief minister, and cabinet. Here, executive, as I have told you, executive means the enforcement of law. The responsibility goes to executive. So here, governor is the head of state, as president is the head of country in a central level. So in a state, who is the head? Governor is. And here the main important thing is that governor that is not appointed by not elected by the people, और अदर इनका इलेक्शन नहीं होता है, न तो एमपीज के द्वारा न तो एमएलएस के द्वारा, बट गवर्नर दैट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. गवर्नर के जो नियुक्ति होती है कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. इनका कोई इलेक्शन नहीं होता. और गवर्नर की अपॉइंटमेंट होने के बाद 5 साल तक काम करते हैं, लेकिन 5 साल फिक्स नहीं होता है. वो 5 साल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है, उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या उनको अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि गवर्नर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कभी भी उनको हटाया जा सकता है विथ प्रायर नोटिस. तो इस तरह से गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है? प्रेसिडेंट. और जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये काम करेंगे. और इनके न रहने पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये होते हैं हेड ऑफ द स्टेट. इनके न रहने पे सपोज दैट डेथ हो गई या हटा दिया गया किसी भी कारणवश, तो उसमें कौन रहेगा? एक्टिव हेड ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ओके. और उनकी बात अगर करें, ये तो हो गए कुछ बेसिक फीचर्स. अगर उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, एजिबिलिटी. तो इनकी एजिबिलिटी वही है जो एक किसकी होती है? जो प्रेसिडेंट है उनकी होती है, जो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, लेजिस्लेटिव असेंबली ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके मेंबर नहीं होने चाहिए. ओके. 35 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए मिनिमम. इस तरह से कुछ इनके कॉमन एजिबिलिटीज़ हैं. वीडियो वी विल सी reference video for a better understanding, and all details are given in the book. Okay, so with reference video and book you should see it, otherwise you will miss the point. And it is very practical knowledge, it is your general knowledge, and it is the detail of your country, so you should know the functioning of your country. That's why I am going very slow and focusing on each points. Okay, so you should see the video also, and you should also read the book. Okay, so for the reference, let us go ahead and see the reference video. तो गवर्नर को हम किन पार्ट्स में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नर के बारे में, फिर देखेंगे इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है, और इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का होता है. ठीक है. फिर रोल ऑफ गवर्नर देखेंगे कि आखिरकार इनका इंटीग्रल या फिर इंपॉर्टेंट रोल क्या है हमारे इंडियन पॉलिटी में. फिर देखेंगे कि क्वालिफिकेशन टू बिकम अ गवर्नर, कैसे गवर्नर बन सकते हैं, गवर्नर किनके सामने ओथ लेते हैं. और फिर नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 है उसमें हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ गवर्नर. ये खुद एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो गवर्नर कौन है? सबसे पहले ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. ठीक है. स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है. एग्जीक्यूटिव के बारे में अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा, यानी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है स्टेट के बारे में. ठीक है. तो स्टेट से रिलेटेड जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं. ठीक है. हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं. तो उन सब के हेड, एक तरह से नॉमिनल हेड कौन होंगे? हमारे गवर्नर. ठीक है. तो जो काम एक तरह से हमारे प्रेसिडेंट का होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, वही काम एक तरह से गवर्नर का होता है स्टेट लेजिस्लेचर में. ठीक है. तो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट भी एक तरह से नॉमिनल हेड होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के, यानी प्राइम मिनिस्टर और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो हेड होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो एक नॉमिनल हेड होते हैं. क्यों नॉमिनल हेड होते हैं? क्योंकि असली काम जो डिसीजन मेकिंग का होता है वो कौन करता है? वो चीफ मिनिस्टर करते हैं. ठीक है.
इन दिस केस, और इन सेंटर में कौन करते थे, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते थे। उसी तरह स्टेट में चीफ मिनिस्टर करते हैं, लेकिन गवर्नर वो एक सिर्फ नॉमिनल हेड है। क्यों नॉमिनल हेड है? क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं वो इनके नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन हिज नेम, इनका नाम यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये नॉमिनल हेड है। तो आप याद रखिए कि जिस तरह प्रेसिडेंट का रोल होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल लेजिस्लेचर में, उसी तरह गवर्नर का रोल होता है हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा है, ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मतलब वो अपने पूरे एक तरह से डिस्क्रिशन पे काम नहीं करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर्स और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है। उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होता है, लेकिन मेनली वो मैक्सिमम टाइम वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है और उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं किया जाता था, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे, आपको याद होगा। और यही मेजर एक डिफरेंस है गवर्नर और प्रेसिडेंट में। देखिए प्रेसिडेंट एक तरह से हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ही मिलके इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करके इलेक्ट करते थे, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। ये गवर्नर इलेक्ट होके नहीं आते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब इससे एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होता है गवर्नर के पावर और उनके रोल में। अब वो क्या होगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कि इनको अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। तो यानी जितने भी हमारे 28-29 स्टेट हैं उनमें जो भी गवर्नर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। उनको अपॉइंटमेंट का पावर पूरी तरह से प्रेसिडेंट के पास है। अभी प्रेसिडेंट के पास कुछ और भी पावर्स हैं, वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी उन्हें अपॉइंट करेंगे तो कितने टर्म के लिए करेंगे, वो टर्म होता है 5 साल का। तो अगर क्या प्रेसिडेंट ने एक पर्टिकुलर आदमी, सपोज ए है, इनको किसी एक स्टेट सी में सपोज गवर्नर बना दिया, तो क्या 5 साल तक इन्हें कोई नहीं हटा सकता क्या? तो ऐसा नहीं है, 5 साल ये फिक्स टर्म नहीं है। एक बहुत ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी चाहे इस 5 साल के पहले 1 साल 2 साल कभी भी, तो ए को इस स्टेट के गवर्नर के पोस्ट से हटा सकते हैं, ठीक है, गवर्नर के ऑफिस से हटा सकते हैं। वो जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं तभी तक गवर्नर होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को, ठीक है। एक नॉर्मल टर्म इनका 5 साल होता है, लेकिन अगर बीच में इनका काम से प्रेसिडेंट खुश नहीं है तो इन्हें उसी समय हटाया जा सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि ये इन्हें किसी भी डिफरेंट स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स में जो डिफरेंट गवर्नर्स हैं, ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने का भी पावर किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम फ्रॉम द ऑफिस और ट्रांसफ़र हिम टू एनी अदर स्टेट वेन एवर ही फील्स नेसेसरी। तो इसलिए कहा जाता है कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के काम कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें जब ट्रांसफ़र या फिर उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, उनको हटा भी प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से प्रेसिडेंट का गवर्नर के ऊपर काफ़ी बड़ा अथॉरिटी होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि सपोज़ गवर्नर को हटाए नहीं, लेकिन गवर्नर का कुछ अकस्मात कारण से मौत हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देता है और यहाँ पे एक पोस्ट वेकेट हो जाती है, तो उस टाइम में तत्काल कौन एक्ट करेगा गवर्नर का, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट करेंगे, ठीक है। तो याद करिए हमारे प्रेसिडेंट के भी डेथ होती थी तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करते थे प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। पहले वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते थे और वाइस प्रेसिडेंट के भी डेथ होने पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करते थे। तो यहाँ पे वाइस गवर्नर जैसा कोई पोस्ट ही नहीं है, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट होता था वो यहाँ पे हट गया। तो यहाँ पे गवर्नर के डेथ होने पर, रिजाइन करने पे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास पावर चल जाता है, जब तक कि कोई नया गवर्नर अपॉइंट ना करे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अभी हमने देखा कि क्या कि प्रेसिडेंट के पास काफ़ी अथॉरिटी है गवर्नर के ऊपर, तो इसके कारण जो रोल ऑफ द गवर्नर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मैंने अभी बताया आपको। तो कैसे पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो देखिए गवर्नर का सबसे बड़ा रोल होता है कि ही एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब देखिए हमने पहले ही पढ़ा था आपको, और इसके पहले मैंने काफ़ी एविडेंस भी दिया है कि जो हमारा इंडिया है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इट्स नॉट अ फेडरेशन, फेडरेशन नहीं, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन में अंतर क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनियन के पास ज़्यादा पावर होती है, और इसका मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि यूनियन
यूनियन लिस्ट में एक्ट कर सकती है, रेसिडुअरी पावर में एक्ट कर सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में एक्ट कर सकती है, और राज्यसभा यहाँ तक कि स्टेट लिस्ट पे भी एक्ट कर सकती है। जबकि स्टेट के पास क्या पावर होता है, सिर्फ स्टेट लिस्ट पे एक्ट करे या फिर सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में एक्ट करे, और उसमें भी अगर कॉन्करेंट में कोई विवाद होता है तो यूनियन की बात मानी जाती है। तो हमने देखा था कि यूनियन के पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावर है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे एक और पावर यूनियन को मिल जा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो कौन इलेक्ट कर रहा है, वो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे हैं, जो कि यूनियन के ही पार्ट से है। ठीक है, तो यूनियन के पास एक और पावर आ गया है। गवर्नर, अगर देखिए स्टेट से भी हम इलेक्ट करके, चाहे तो एमएलएज ये सब वोट करके भी गवर्नर को चुन सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर को अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने। इसीलिए क्यों ऐसा हुआ? ताकि वो एक एक्ट कर सके, लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब स्टेट में कुछ भी होगा वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नर प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। और स्टेट में कुछ भी अगर गड़बड़ होता है, ठीक है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को गवर्नर देते हैं, क्योंकि गवर्नर एक्ट करते हैं एक तरह से प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में। तो यानी स्टेट की हर हालचाल को प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे। और अगर उनको फील हुआ कि गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नर के पास काफ़ी पावर होता है कि वो डिसॉल्व भी कर दे यहाँ की असेंबली को, या फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी ले आए। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि मैंने बोला कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है या फिर इनका रिमूवल प्रोसेस है, ये एक बहुत ही बड़ा रोल चेंज करता है उनके जो रोल है उनमें, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन, उनका काम है इन्फॉर्मेशन देना प्रेसिडेंट को। चलिए, अब इसके अलावा उनका क्या रोल है ये देख लेते हैं। देखिए, ही सेंड्स रिपोर्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। तो हमने देखा कि वो एक तरह से प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट में, तो वो स्टेट में जो भी अफेयर्स होता है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं। देखिए, अब इवन दो वो नॉमिनल हेड हैं, ठीक है, स्टेट के, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होता है। ठीक है, कुछ पावर्स होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जिससे कंट्रोल कर सकते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को। तो क्या क्या पावर होता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो हमने पहले ही पढ़ा था कि सपोज एमएलएज लोग ने कोई भी लॉ लाया, ठीक है, ये पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था कि एमपीज लोग जब लॉ लाते थे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता था। तो ठीक उसी तरह यहाँ गवर्नर के पास पॉकेट वीटो है। मतलब क्या कि कोई अगर इन्होंने लॉ लाया, ठीक है, बिल लाया, बिल पास कराया एमएलए में लोगों ने, तो वो गवर्नर के पास फाइनल असेंट के लिए आता है। अब गवर्नर चाहे तो उसे रोक कर रख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए, जब तक वो ऑफिस में है, और उस पर साइन नहीं कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। सस्पेंशन वीटो क्या होता था कि वो बिल को रिटर्न कर दें वापस एमएलए लोग के पास रिकंसिडर कर लिए कि आप इसमें कुछ चेंजेस लाइए, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको चेंज करिए तो मैं इसे पास करूँगा। ठीक है, तो वो होता था सस्पेंशन वीटो। अब देखिए, एक और पावर इनके पास कि ये अपने बिल जो है इसे सेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज रिकमेंडेशन। ठीक है, तो हो सकता है कि वो वापस यहाँ ना भेज के प्रेसिडेंट के पास भेज दें। ठीक है, और प्रेसिडेंट फिर अपनी सलाह देंगे कि इसे पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बेसिस पे पास होगा या फिर नहीं होगा बिल। प्रेसिडेंट के पास अगेन ये पावर है कि वो उस बिल को कितने भी दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत पास करके, कुछ टाइम लिमिट है उनको कि 2 महीना में देना ही है, वो चाहे तो इसे इनफाइनाइट टाइम तक रख सकते हैं। तो देख रहे हैं अगेन यहाँ पे स्टेट का पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाय द यूनियन। ठीक है, तो कोई भी लॉ यहाँ बना के आएंगे तो गवर्नर क्या करेंगे, उन्हें रोक कर रख सकते हैं। गवर्नर नहीं तो उसे प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, और प्रेसिडेंट अगेन उसे रोक के रख सकते हैं, या फिर गवर्नर उसे रिटर्न भी कर सकते हैं कि आप उसमें कुछ चेंजेस करके लाइए। इसके अलावा कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी रहता है। अब डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है गवर्नर के पास, वो हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। इससे क्या होता है कि गवर्नर चाहे तो सीधे अपोज कर सकता है कुछ भी एमएलए के एक्शन को। ठीक है, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ बोलता है कोई पॉलिसी और वो गवर्नर को पसंद नहीं आता है, तो उस पॉलिसी के खिलाफ वो सीधे बोलेंगे कि हम डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेंगे, और डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके उस पॉलिसी को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इन सब पावर के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से जब हम पावर्स ऑफ द गवर्नर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, अब देखते हैं क्वालिफिकेशन टू बिकम गवर्नर। तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट की तरह। शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल पूरा होना चाहिए, बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा। और जैसे प्रेसिडेंट किसी भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं हो सकते, वैसे ही गवर्नर भी ऐसा नहीं हो सकते। तो एकदम बिल्कुल सेम है, प्रेसिडेंट जैसा ही इनका
जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल प्रेसिडेंट वाला ही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे वो ओथ किन के पास लेंगे। तो ओथ जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने लेते हैं। देखिए भले ही अपॉइंट इन्हें प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ओथ जो ये सबसे अपने क्लोजेस्ट मिल जाएंगे उनके पास लेगा। क्लोजेस्ट कौन मिलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने ओथ लेते थे, उसी तरह हमारे गवर्नर जो हैं वो किन के सामने ओथ लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट की तरह। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर्स ऑफ द गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गया होगा और एक रोल ऑफ गवर्नर को समझ में आया होगा, क्योंकि रोल बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पे कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट बिल्कुल ही नॉमिनल हेड थे, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर को उतना अपोज नहीं कर सकते, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड ओपोजिशन है उनका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर के पास काफ़ी पावर है स्टेट के ऊपर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के एक तरह से एजेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में, तो वो स्टेट के ऊपर काफ़ी पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो देखते हैं गवर्नर के पास किस किस टाइप के डिफरेंट पावर्स होते हैं। तो उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, भले ही नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स फिर हम देखेंगे कि एज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अलावा गवर्नर भी पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, तो उनके पास उसके रिलेटेड कौन कौन से पावर हैं। उसके बाद जुडिशरी पावर, उसके अलावा फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी में जो पावर है, और कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है, तो ये सारे पावर्स को हम इन वीडियो में कंसिडर करेंगे और एक एक करके चलिए इन सारे पावर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तो जिस प्रकार प्रेसिडेंट के पास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पे काफ़ी पावर हुआ करता था, ठीक है, उसी प्रकार हमारे स्टेट में भी गवर्नर के पास काफ़ी पावर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि द पावर ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज सिमिलर टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन द सेंटर। तो सेंटर में जो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में, उसी तरह स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में हमारे पास गवर्नर के पास भी काफ़ी पावर्स होते हैं। ठीक है, तो आप काफ़ी सिमिलैरिटी मिला सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को, और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो जितने भी डिसीजन होते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, वो किन के नाम पे लिए जाते हैं? वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। तो भले ही जो डिसीजंस हैं वो ले कौन रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, प्लस चीफ मिनिस्टर जो कि पार्टी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो ये मेजर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, स्टेट में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। तो जितने एग्जीक्यूटिव डिसीजन होंगे वो ये लेंगे, लेकिन इनमें नाम किसका यूज़ किया जाएगा? गवर्नर का। ठीक है, अब देखिए अपॉइंटमेंट का पावर हमारे पास प्रेसिडेंट के पास भी काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट का पावर था, अगर आपको याद होगा। उसी तरह हमारे पास गवर्नर के पास भी काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट के पावर होते हैं। तो सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते थे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, उसी तरह स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे गवर्नर। ठीक है, अब याद करिए चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन करता था? प्रेसिडेंट। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन करेंगे? हमारे गवर्नर। अब अगर सेंटर से कंपेयर करें तो सेंटर में जो अटॉर्नी जनरल होते थे उनको भी अपॉइंट करते थे हमारे प्रेसिडेंट। उसी तरह स्टेट में एडवोकेट जनरल का पोस्ट होता है, एकदम बिल्कुल अटॉर्नी जनरल की तरह जो स्टेट में पोस्ट होता है वो होता है एडवोकेट जनरल का। तो उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? वो भी हमारे गवर्नर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो प्रेसिडेंट करते थे, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन करेगा? हमारे गवर्नर। अब जजेस की बात की जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस को आपको याद होगा प्रेसिडेंट ही कर देते थे। तो जजेस बिलो हाई कोर्ट लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये सब जो होंगे उनके जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। और आप याद रखने का तरीका क्या है? आप इसे प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से कंपेयर करके पढ़ें तो आपको याद रहेगा। तो एग्जीक्यूटिव पावर में अगर बांटा जाए तो दो ही मेजर पावर है। ठीक है, उनके नाम पे सारे चीज़ पॉलिसी मेकिंग हो रहा है, और एक हो रहा है जो अपॉइंटमेंट का पावर है। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेजिस्लेटिव पावर देख लेते हैं। तो अगर लेजिस्लेटिव पावर की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव मतलब क्या है? जो लेजिस्लेशन यानी बिल पास करना, लॉ बनाना, इनसे रिलेटेड पावर। तो स्टेट के जो असेंबलीज होते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज होते हैं, उनको समन करना, उनको प्रोरोग करना, उनको डिसॉल्व करना,
का पावर किसके पास है? गवर्नर के पास। ठीक है, तो भले ही ये चीफ मिनिस्टर से एडवाइस लेके करते हैं, लेकिन ये समन प्रोरोग, ये भी जो डिसॉल्व करने का पावर है, ये हमारे गवर्नर के पास होता है। अब देखिए, हमने पढ़ा था जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद पढ़ रहे थे कि उसमें जो 1/6 ऑफ मेंबर है वो डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर। नेक्स्ट हमने देखा था विधानसभा में भी कि एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का वो लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड जो भी पावर आ रहा है वो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आ रहा है। तो चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते थे, और उसी प्रकार गवर्नर भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता था आपको याद होगा, अगर प्रेसिडेंट हमने पढ़ाया था तो ये बिल्कुल लॉ की तरह होता है। बिल्कुल जिस प्रकार पार्लियामेंट बिल पास करके लॉ लाती है, उतना ही पावर ऑर्डिनेंस का भी होता है। लेकिन ऑर्डिनेंस को कब लाया जाता है? जबकि हाउस सेशन में ना हो। ठीक है, जब वो सेशन में नहीं होता है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, लेकिन फिर इसे तुरंत पास कराना होगा जैसे ही हाउस सेशन में आती है। ठीक है, तो ये था ऑर्डिनेंस। तो जिस प्रकार प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो उसी प्रकार गवर्नर भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। लेकिन अब देखिए, इनका जो पावर है वो लिमिटेड है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तक। तो जिस प्रकार एमएलएज लोग जो लॉ बना सकते हैं वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में ही बना सकते हैं, उसी तरह गवर्नर भी जो प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस वो इन्हीं 2 लिस्ट से होगा। ठीक है, और यूनियन लिस्ट और रेसिडुअरी पावर्स में कौन बना सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑर्डिनेंस के बारे में। अब देखिए, अब एक बिल का जर्नी देख लेते हैं। ठीक है, एक बिल का जर्नी जो कि फाइनली घूम के जब गवर्नर के पास आएगा तो गवर्नर उनके साथ क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता था, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल। ठीक है, अगर वो नॉन मनी बिल है तो, और उसके बाद फिर वो पास होते होते फाइनली किसके पास आएगा? गवर्नर के पास, उनके असेंट के लिए। ठीक है, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं? बिल को पास कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, गिव हिज असेंट। जैसे ही वो बिल को असेंट देंगे वो बिल एक लॉ बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा और पास हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन उनको बिल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो वो होल्ड कर सकते हैं बिल को, जिससे हमने कहा था पॉकेट वीटो। ठीक है, तो जब तक वो पावर में तब तक वो होल्ड करके रख सकते हैं बिल को। ठीक है, इसे कहते थे पॉकेट वीटो। या फिर वो रिटर्न कर सकते थे बिल को कि आप कुछ इसमें रिकंसिडर करिए, इसमें कुछ चेंजेस लाइए, और इसे कहा जाता था सस्पेंशन वीटो। तो यही 3 पावर हमने देखा था जो प्रेसिडेंट के पास भी होता था। ठीक है, प्रेसिडेंट भी चाहे तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है यानी यूनियन लेजिस्लेचर है उसके बिल को पास कर सकते थे, उससे पॉकेट वीटो से रोक के रख सकते थे, या फिर उसे रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकते थे। अब गवर्नर के पास एक और एक्स्ट्रा पावर है, वो क्या है कि वो जो इस बिल है इसको रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के एडवाइस के लिए। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं आया तो वो प्रेसिडेंट के एडवाइस के लिए भी वो रख सकते हैं, और इस बिल को भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास क्या एक टाइम लिमिट है इसे पास करने के लिए? तो नहीं, प्रेसिडेंट इसे इनफाइनाइट टाइम तक रोक के रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से स्टेट लेजिस्लेचर पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन आता है। सब पास कर देंगे तो भी हो सकता है गवर्नर रोक के रख लें, क्योंकि गवर्नर एक तरह से एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ही होते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। तो वो बिल या तो होल्ड कर सकते हैं खुद, या प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। अगर यूनियन को कोई बिल नहीं पसंद आता है तो चाहे तो वो रोक के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बिल का जर्नी था, यानी लेजिस्लेटिव पावर में आएगा आपका बिल का जर्नी गवर्नर के पास आने के बाद। तो चलिए अब जुडिशरी पावर्स देखते हैं, यानी न्यायालय या फिर जजेस से रिलेटेड पावर। तो एक तो अभी हमने पढ़ा कि वो जजेस जो कि हाई कोर्ट लेवल के नीचे होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट का पावर हो गया। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, इनके जजेस को कौन अपॉइंट करेंगे? हमारे गवर्नर। ठीक है, जितने भी जजेस हैं। अब देखिए, द प्रेसिडेंट कंसल्ट अ गवर्नर बिफोर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते थे, ये तो मैंने पढ़ा ही था, लेकिन ये ऐसे ही नहीं अपॉइंट कर देंगे, वहाँ के गवर्नर भी कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना गवर्नर के कंसल्ट के वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट पावर है, एक तरह से एडवाइजरी पावर है जो कि वो प्रेसिडेंट को करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते थे किसी भी सज़ा को, उसी तरह की गवर्नर भी काफ़ी सज़ाओं को पार्डन, रेमिशन, रिप्राइव ये सब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सज़ा को कम करना, सज़ा को बदलना, ठीक है, या सज़ा को माफ़ करना, ये तीनों वर्ड का मतलब होता है। ठीक है, उतना आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप पार्डन, रेमिशन, रिप्राइव याद रखिए कि सज़ा को कम करना होता है। ठीक है, अब देखिए,
लेकिन ये प्रेसिडेंट जितना पावरफुल इनके पास पावर नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को भी कम कर सकते थे, जबकि गवर्नर वो नहीं कर सकते। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ही कैन नॉट ग्रांट पार्डन टू डेथ सेंटेंस। ठीक है, किसी को अगर मौत की सज़ा मिली उसे पार्डन नहीं कर सकते। तो ये था जुडिशरी पावर इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड पावर। तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता था पार्लियामेंट में, उसी तरह यहाँ भी इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल। पहले गवर्नर का आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, ठीक है, तभी आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और मनी बिल यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, जैसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता था पार्लियामेंट में, उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मनी बिल से रिलेटेड। फिर हमने पढ़ा था कि बजट इंट्रोड्यूस होता है, एनुअल बजट जो है वो पेश होता है पार्लियामेंट में, उसी तरह यहाँ भी एनुअल बजट पेश होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो ये भी गवर्नर का है कि ये पेश होना चाहिए। ठीक है, गवर्नर मेक श्योर कि ऐसा हो, हर साल बजट में कोई डिले या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो ये थे दो फाइनेंशियल पावर्स। मेन आपको याद रखना है कि मनी बिल का ये जो पॉइंट है याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी में एज सच डायरेक्ट पावर गवर्नर के पास नहीं है कि कोई इमरजेंसी ला सके, लेकिन देखिए जब प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लाते हैं तो उसमें गवर्नर का बिल्कुल एडवाइस लेते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे, जैसे मैंने बताया था गवर्नर एक तरह से प्रेसिडेंट के एजेंट है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, ठीक है, या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि प्रेसिडेंट रूल आप लगा दीजिए आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, आपको इमरजेंसी के जितने पावर हैं उनके आर्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल याद रखने हैं। तो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो आर्टिकल 356 के अंदर आता है और उसमें गवर्नर एडवाइजरी रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पावर्स हो गए हमारे जो बेसिक पावर्स थे। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, जहाँ पे गवर्नर अपने मर्जी से काम कर सकते हैं, ठीक है, बिना एडवाइस लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो वो कौन कौन से पावर्स है देख लेते हैं। सबसे पहला तो सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो देखिए इन जनरल वो सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर में डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिखाएंगे, किसी को भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना देंगे। ठीक है, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से, बिना किसी के अफेक्टेड हुए, बिना किसी से। ठीक है, तो अपनी मर्जी से क्या वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। सपोज 80 सीट है कहीं पे, ठीक है, तो मेजॉरिटी के लिए 41 चाहिए और एक पार्टी ने 50 अकेले ले आया और दूसरे पार्टी ने करीब 30 लाया, तो क्या वो 30 वाले को चीफ मिनिस्टर बना देंगे? नहीं, ऐसा वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फिर क्या होगा, जैसे ही फॉर्म होगा वो मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं जाहिर कर पाएगा असेंबली में, इसीलिए उन्हें इसी के लीडर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिशन नहीं अपना सकता। अब डिस्क्रिशन वो कहाँ अपना सकते हैं, सपोज 3 पार्टी है, एक को मिला 25, एक को मिला 23, एक को मिला 26, ऐसा मिल रहा है क्लोज। ठीक है, और कोई बोल रहा है, तीनों क्लेम किए हुए कि मैं भी बन सकता हूँ, मेरे पास सपोर्ट है, तो वो इस केस में क्या करेंगे कि वो हो सकता है 25 वाले को भी बना दे, 23 वाले को भी बना दे, 26 वाले को भी बना दे चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, अब लेकिन क्या करना होगा, इस चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना होगा इन द हाउस। ठीक है, यानी सपोर्ट दिखाना होगा कि हमारे पास 41 मेंबर्स मिनिमम सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वो सपोर्ट कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन में वो पास हो जाते हैं, तो वो सरकार चलाएंगे, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन जो डिसीजन होता है कि किसे हम ऑफर करें ये कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करने का, यानी किसे चीफ मिनिस्टर बनाए, वो पावर हो जाता है सीधे गवर्नर का, डिस्क्रिशन में पावर है। ठीक है, अब देखिए सेम डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री में भी होता है कि जब वो फील करते हैं कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो सकती है, ठीक है, या फिर ये इसने अपना मोशन अपना खो दिया है कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो वो उस मिनिस्ट्री को डिसमिस कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री का डिसमिस मतलब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना, यानी पूरे सरकार को गिराना। तो ये भी गवर्नर के अथॉरिटी में, डिस्क्रिशन में। ठीक है, तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकते, ऐसा इस केस में गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकते, लेकिन जब वहाँ पे एक वो फील कर रहे हैं कि नहीं, 2 पार्टी ने मिलकर बनाया था अलायंस और अब दोनों पार्टी में ठीक से ये नहीं है, बैर नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी खत्म है,
तो उस केस में वो डिस्क्रिशन यूज करके मिनिस्ट्री को एक तरह से ख़त्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं और फिर से कहेंगे किसी और को कि आप कॉन्फिडेंस प्रूव करें। ठीक है, अगर सेकंड पार्टी ने भी कॉन्फिडेंस प्रूव कर नहीं पाया, कोई फिर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, वो डिसॉल्व कर देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये भी उनके पास पावर है कि वो देख रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो पा रही है, किसी को भी 41 सीट मिल ही नहीं रहा है, तो वो डिसॉल्व कर देंगे और फिर से री इलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कई केसेस में जहाँ भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन है, कोई स्टेबल गवर्नमेंट मेजॉरिटी फॉर्म नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं हमारे गवर्नर। ठीक है, और एक और जगह डिस्क्रिशन हमने देखा था कि आर्टिकल 356 में तो अपने डिस्क्रिशन यूज़ कर ही रहते प्रेसिडेंट रूल लाने में। ठीक है, वो उनकी मर्जी पे, अगर उनको फील होता है कि यहाँ पे स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं। तो देखिए, ये सारे पावर्स थे, आपको याद रखने हैं। गवर्नर के एक बेसिक आइडिया आपको रखना है